हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू माइट बी एंजॉइंग योर डेज। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। एंड दिस इज आशीष कुमार एंड आई एम हियर एंड वेलकम यू ऑल इन येट अनदर सेशन ऑफ क्लास 10th इंग्लिश क्लासेस और बिहार बोर्ड इंग्लिश क्लासेस बाय मी। वी हैव बीन डूइंग हियर इंग्लिश रीडर फॉर लास्ट फ्यू मेनी डेज। हम लोग कई दिनों से इंग्लिश रीडर कर रहे हैं, द सेकेंड बुक ऑफ क्लास 10 सिलेबस। एंड इन दैट हम लोगों ने 3 चैप्टर्स कर लिए और चौथे चैप्टर की समरी कर ली, विच वाज क्वालिटी बाय जॉन गैल्सवर्थी। तो जॉन गैल्सवर्थी साहब का लिखा हुआ क्वालिटी हम लोग कर रहे हैं। लेट मी रिमाइंड यू दैट दिस इज नॉट ओनली टॉट इन बिहार बोर्ड, ये बिहार बोर्ड में ही नहीं पढ़ाया जाता, बट इट इज टॉट इन मेनी अदर बोर्ड्स एज वेल। बहुत सारे बोर्ड्स में ये पढ़ाया जाता है, जैसे एमपी बोर्ड हुआ, मेरा ख्याल से सीबीएसई में भी ये है। चूंकि मैंने देखा है क्लास 7 में ये शायद पढ़ाया जाता है क्वालिटी। तो ये जो है आपका बहुत सारे सिलेबस को कवर करता है, या क्या है कि बहुत सारे बोर्ड में ये जो चैप्टर है हमारा ये आता है। जॉन गैल्सवर्थी साहब बहुत ही रेनाउंड लेखक रह चुके हैं अपने ज़माने के, इंग्लिश राइटर थे, जैसा कि मैंने पहले अपने प्रीवियस चैप्टर में बताया। और अगर आपको समरी से रिलेटेड, क्वालिटी की समरी से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो तो हमारी पिछली वीडियो को देख लें, आपको वो सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वालिटी चैप्टर के कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस एंड आंसर्स। प्रोबेबल मतलब संभावित, जिनके चांसेस हैं परीक्षा में आने के, ऐसे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्वालिटी का। और जो मैंने पहला प्रश्न लिखा है वो आपके लिए ये है कि मिस्टर जेसलर वाज ए, मिस्टर जेसलर क्या थे। तो जवाब है शू मेकर, यानी जूता बनाने वाले। बूट मेकर भी कह सकते हैं, यानी जूता बनाने वाले, जूता के कारीगर कह सकते हैं उनको। दूसरा क्वेश्चन है मिस्टर जेसलर डाइड ऑफ, मिस्टर जेसलर की मृत्यु हुई किस वजह से। तो जवाब है स्लो स्टार्वेशन, धीरे धीरे भूखमरी की वजह से, भूखा रहने की वजह से धीरे धीरे उनको कमजोरी होती चली गई और वो भूखमरी के शिकार हो गए। तो जवाब है स्लो स्टार्वेशन। तीसरा प्रश्न है, देखिए, द यंग मैन एडमिटेड दैट मिस्टर जेसलर वाज द बेस्ट बूट मेकर इन। यंग मैन मतलब जब हमारे राइटर गए और लास्ट में जब वो मर जाते हैं जेसलर साहब, तो जाते हैं तो देखते हैं एक नया इंग्लिशमैन जो है वो दुकान को टेक ओवर कर चुका है। तो उससे वो जब बातें करते हैं तो वो राजी हो जाता है इस बात पे कि मिस्टर जेसलर थे इस शहर के सबसे अच्छे बूट मेकर। किस शहर के? तो जवाब है लंदन, लंदन के। वो लंदन में रहते थे, इसलिए लंदन ही जवाब है। चौथा प्रश्न हमारे बीच में ये रहा कि क्वालिटी इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय। क्वालिटी एक कहानी है, किसके द्वारा लिखित है? तो जवाब है जॉन गैल्सवर्थी। मतलब क्वालिटी कहानी के लेखक कौन है, क्वालिटी के लेखक कौन है? तो जवाब है जॉन गैल्सवर्थी। पांचवा नंबर है, देखिए, क्वालिटी इज अ स्टोरी अबाउट अ। क्वालिटी जो है ये कहानी है किसके बारे में? तो जवाब है फिर शू मेकर, यानी जूता बनाने वाले के बारे में। छठवां नंबर प्रश्न है कि इन द स्टोरी क्वालिटी हु रैन द शॉप विद मिस्टर जेसलर। मिस्टर जेसलर के साथ कौन उनका दुकान संभालता था या दुकान चलाता था? तो जवाब है मिस्टर जेसलर्स एल्डर ब्रदर, यानी मिस्टर जेसलर के बड़े भाई। दोनों जेसलर ही हुए, तो छोटे जेसलर से ये हमारे राइटर की मुलाकात होती रहती है और इनके साथ इनके बड़े भाई साहब जूता दुकान में साथ में काम करते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपके बीच में, आठवां नंबर प्रश्न ये है कि मिस्टर जेसलर वाज अ ब्लैंक स्पेस बूट मेकर। मिस्टर जेसलर थे रिक्त स्थान जूता बनाने वाले। कहाँ के जूता बनाने वाले थे? तो जवाब है जर्मन बूट मेकर। वो एक्चुअली जर्मनी के थे और वो आकर के लंदन में शिफ्ट हुए थे और वहीं पे वो अपना जूता बनाने का कारोबार शुरू किया था। तो बेसिकली वो कहाँ से थे? जर्मनी से, इसलिए मिस्टर जेसलर वाज ए जर्मन बूट मेकर, एक जर्मन बूट मेकर थे। नवा नंबर पर प्रश्न है कि जॉन गैल्सवर्थी वाज बोर्न ऑन। जॉन गैल्सवर्थी का जन्म हुआ था 1867, 1867 में, एंड ही डाइड इन, और उनकी मृत्यु हुई 1933, 1933 में। मिस्टर जेसलर शॉप वाज नोन बाय द नेम ऑफ। मिस्टर जेसलर के दुकान को किस नाम से जाना जाता था? तो जवाब है जेसलर्स ब्रदर। उनके दुकान के ऊपर नेम प्लेट लगा हुआ था और उसमें यही बात लिखी हुई थी, जेसलर्स ब्रदर, यानी वो दुकान को ही हम कह सकते हैं जेसलर्स ब्रदर्स।
हाउ मेनी असिस्टेंट्स मिस्टर जेसलर केप्ट टू असिस्ट हिम इन हिज वर्क, मिस्टर जेसलर ने कितने असिस्टेंट, कितने सहायक रखे थे अपने काम में सहायता करने के लिए, या यूं कहें कि कितने हेल्पर रखे थे? तो जवाब है नन, कोई भी नहीं। वो खुद से सारा काम करते थे, चमड़ा खरीदने से लेकर उसका साफ सफाई वगैरह वगैरह सब काम, सिलने वगैरह तक सारा काम वो खुद ही करते थे, उन्होंने किसी को भी नियुक्त नहीं किया था। 13वां नंबर प्रश्न है, हाउ डिड द ऑथर नो हिम, ऑथर उनको किस प्रकार जानता था या कैसे जानता था, वो क्या थे? उनको जूता बनाने वाला नहीं, उनको समझता था एज एन आर्टिस्ट, कलाकार। हमारे जो लेखक हैं जॉन गैल्सवर्दी, वो मिस्टर जेसलर को कलाकार समझते थे। संभावित प्रश्नों में अगला प्रश्न जो है 14वां नंबर, अकॉर्डिंग टू मिस्टर जेसलर बिग फर्म्स हैव नो, मिस्टर जेसलर के अनुसार बड़े बड़े जो कंपनियां थी जूता बनाने वाली, उनके पास नहीं था क्या? सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की उनके पास कोई चीज थी नहीं थी। वो अपना रेस्पेक्ट, खुद का रेस्पेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट करते थे और एडवर्टीजमेंट की वजह से खराब वस्तुएं बनाते थे। वो वस्तुएं जो जल्दी खराब हो जाती थी, लोग उनको गालियां निकालते थे, तो उनके अंदर अपने आत्मसम्मान नाम की चीज नहीं थी, ये मानना था मिस्टर जेसलर का। सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब हो गया आत्मसम्मान। 15वां नंबर प्रश्न है कि डिड मिस्टर जेसलर एडवर्टाइज हिज ट्रेड, क्या मिस्टर जेसलर अपना ट्रेड का, व्यापार का प्रचार किया या प्रचार करते थे? जवाब है नो। उनको लगता था कि क्वालिटी ही बोलता है, अगर मेरे सामान में क्वालिटी होगी तो अपने आप लोग आएंगे और सामान को खरीदेंगे, इसलिए वह कभी भी प्रचार नहीं करते थे। 16वां और आखिरी प्रश्न मैंने इस चैप्टर के लिए जो संभावित में रखा वो ये है कि वट एवर मिस्टर जेसलर अर्न्ड वाज स्पेंट इन, जो कुछ भी मिस्टर जेसलर कमाते थे वो किस चीज में खर्च हो जाया करता था? तो जवाब है रेंट एंड लेदर, किराया देने में दुकान का और नए नए चमड़े खरीदने में, क्योंकि उनको जूता बनाना है, चमड़ों का तो चमड़ा चाहिए, तो इसी में उनके सारे पैसे खत्म हो जाते थे। तो ये है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं और कुछ नया गेस किया गया है, जिनके चांसेस हैं 2021 में आने वाले एग्जाम में से इनमें से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाएं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। चलिए आते हैं अब जरा डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की ओर और उसमें देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये है कि व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर जेसलर एज ए बूट मेकर, मतलब लेखक का क्या विचार था मिस्टर जेसलर को लेके एज ए बूट मेकर, मतलब जूता बनाने वाला। जूता बनाने वाले मिस्टर जेसलर के प्रति लेखक का क्या विचार था, ये प्रश्न है। जवाब क्या है देखिए, द ऑथर वाज वेरी इंप्रेस्ड विद मिस्टर जेसलर, लेखक जो है मिस्टर जेसलर से काफी प्रभावित थे। He liked the boots made only on order and those boots perfectly fitted the customers. उनको ये बात अच्छा लगता था कि जो बूट्स या जूते बनाए जाते थे वो ऑर्डर पर ही बनाए जाते थे, पहले से बना करके नहीं रखे रहते थे। और एक बात उनको अच्छी लगती थी कि जो भी जूते बनाए जाते थे वो बिल्कुल फिट कर जाते थे पैरों में, मतलब कोई भी परेशानी पहनने में नहीं होती थी। Their boots had the best material and lasted long. जो भी मिस्टर जेसलर के द्वारा बनाए गए बूट होते थे उनमें सबसे बेहतरीन मटेरियल सामग्री लगी रहती थी और वो जूते काफी चलते थे, बहुत लंबा चलते थे। He found the work mysterious and wonderful. लेखक को ऐसा लगता था कि ये जो काम है ये बड़ा रहस्यमयी काम है और काफी शानदार काम है। यही विचार था, यही सुझाव था या यही सोच थी लेखक की मिस्टर जेसलर के प्रति। उनको लगता था कि वह एक कलाकार हैं जिनके अंदर ये प्रतिभा है कि वो शानदार जूते बनाते, जिनकी क्वालिटी, मटेरियल सब कुछ अच्छा रहता है और वो काफी लंबा भी चलते हैं और बेहतरीन तरीके से पैरों में फिट भी हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि व्हाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली, जो हमारे लेखक हैं वो मिस्टर जेसलर के दुकान पे कभी कभी क्यों जाते थे, हमेशा क्यों नहीं जाते थे, लगातार क्यों नहीं जाते थे? तो जवाब यह है कि द ऑथर विजिटेड द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली बिकॉज द बूट्स मेड बाय जेसलर ब्रदर्स लास्टेड सो लॉन्ग। जाने का कारण ये होना चाहिए कि जूता फटना चाहिए, जूता खराब हो जाना चाहिए, तब ना नया जूता लेने जाएंगे। लेकिन जेसलर ब्रदर के द्वारा जो बनाए गए जूते होते थे वो काफी लंबा चलते थे, तो जब तक चल रहा है जूते की आवश्यकता नहीं है, कोई क्यों जाएगा दुकान। तो जवाब यही है कि ऑथर मिस्टर जेसलर के दुकान पे अक्सर नहीं जाते थे, इसलिए क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए जूते लंबा चलते थे, जब फट जाते थे या खराब हो जाते थे तभी वो जाते थे नए जूतों का ऑर्डर करने के लिए। तीसरा प्रश्न है कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन मिस्टर जेसलर ऑफ द ऑथर्स रिमार्क अबाउट ए सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स।
आपको याद होगा कहानी में मैंने बोला है कि एक बार शिकायत किया हमारे ऑथर ने जाकर के कि जो मैं एक बार के जूते ले गया था उसमें क्रीकिंग साउंड आ रही है, मतलब मचमचाने की, चरमराने की साउंड आ रही है, उसका मटेरियल खराब है। तो उन्होंने कहा था कि लेकर आना, मैं देखूंगा, और देखने के बाद अगर मैं उसे ठीक कर पाया तो ठीक, नहीं तो मैं पैसे वापस कर दूंगा। वही सवाल है कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन मिस्टर जेसलर ऑफ द ऑथर्स रिमार्क अबाउट अ सर्टेन पेयर ऑफ शूज। जब ये बात हमारे ऑथर ने बोली थी कि ये जूता आपका एक बनाया हुआ खराब है, उसमें से चरमराने की आवाज आ रही है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है मिस्टर जेसलर पर, सवाल ये है। तो जवाब देखिए क्या है। मिस्टर जेसलर एट फर्स्ट फाउंड द रिमार्क अनबिलीवेबल। पहले तो उनको यह बात एकदम अविश्वसनीय लगी कि मेरे बनाए हुए जूते खराब हैं, ये तो हो ही नहीं सकता है। He argued that the author might have got them wet, और उन्होंने बहस किया कि हो सकता है कि आपने उन जूतों को भिगा दिया होगा। आपको पता होना चाहिए चमड़े के जो जूते होते हैं या कोई भी चमड़ा का जो आइटम होता है, अगर आप उसे भिगा देंगे तो खराब हो जाता है, वो जल्दी फट जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो उन्होंने वही कहा। He was shocked। मिस्टर जेसलर जो है वो चकित रह गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे कि उनका जो बनाया हुआ जूता खराब हो गया। He told the author that he will either repair them or adjust the money in his bills। उन्होंने ऑथर को कहा था कि या तो उन जूतों को वो रिपेयर कर देंगे, फिर से ठीक ठाक कर देंगे, और अगर वो रिपेयर होने लायक नहीं होंगे तो वो उनको उन जूतों के पूरे पैसे वापस कर देंगे। यही प्रभाव पड़ा था मिस्टर जेसलर पे कि वो जूतों की बात सुन के शॉक्ड हो गए थे। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बनाए हुए जूते खराब हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज मिस्टर जेसलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म्स। बड़े बड़े प्रतिष्ठान जो है, बड़े बड़े दुकान, जूतों के शोरूम कह सकते हैं, उनके खिलाफ या उनसे क्या शिकायत थी मिस्टर जेसलर को। मिस्टर जेसलर उन्हें क्यों नहीं पसंद करते थे। तो जवाब देखिए। मिस्टर जेसलर कंप्लेंट दैट बिग फर्म्स डिडंट वैल्यू द मनी ऑफ कस्टमर्स। मिस्टर जेसलर को यह लगता था कि जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान होते हैं वो ग्राहकों के पैसे का पूरा सामान नहीं दे पाते, यानी पूरा रेस्पेक्ट नहीं कर पाते, पूरी कीमत अदा नहीं कर पाते। जितना पैसा लेते हैं उतने का सामान या उस प्रकार का सामान वो नहीं दे पाते हैं। They were capturing the markets from advertisement and not from the quality of their work। उनका मानना था कि वो लोग मार्केट कैप्चर कर रहे हैं, प्रचार कर करके, भ्रामक प्रचार, बड़ा बड़ा लोक लुभावना प्रचार करके वो मार्केट पे कवर कर रहे थे, क्वालिटी देकर नहीं। उनके सामान में कमी थी लेकिन प्रचार इतना करते थे कि लोग उसे खरीद लेते थे। He was mostly out of work because of those firms। और उनको ज्यादातर काम इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि वो बड़े बड़े फर्म से ज्यादातर ऑर्डर ले लेते थे लोगों का। एंड डे बाय डे द वॉल्यूम वाज गेटिंग रिड्यूस्ड। और धीरे धीरे करके उनके पास जूते के जो ऑर्डर थे वो घटने शुरू हो गए थे। तो उनको यही शिकायत थी कि उनका धंधा कोई और छीन रहा था, और छीन रहा था तो वो क्वालिटी भी नहीं दे रहा था, जबकि ये तो क्वालिटी देते थे। वो प्रचार प्रसार करके और अपना प्रचार प्रसार करके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जुटा रहे थे, अपने जूतों को बेच रहे थे, हालांकि वो जूते क्वालिटी वाले नहीं थे। और यही मिस्टर जेसलर को शिकायत थी कि वो ग्राहकों को ठगते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न डिस्क्रिप्टिव में, ये है आपके सामने। व्हाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मेनी पेयर ऑफ बूट्स, डिड ही रियली नीड देम। प्रश्न है कि ऑथर ने कई सारे जोड़ी जूते क्यों ऑर्डर किए मिस्टर जेसलर से बनवाने के लिए, क्या उनको वाकई इतने सारे जूतों की जरूरत थी। जवाब है The author felt bad for Mr. Jessler who was really talented and made great boots। उनको बड़ा बुरा लगता था मिस्टर जेसलर के प्रति जो वाकई काफी टैलेंटेड थे और बड़े ही बेहतरीन और शानदार जूते बनाते थे। He ordered so many pairs to help the bootmaker। उन्होंने उनकी मदद करने के लिए ही ढेर सारी जोड़ी जूतों का ऑर्डर दे दिया। और जवाब है कि did he really need them, तो no, he really did not need them। उनको वाकई उनकी कोई जरूरत नहीं थी। उनके पास तो ऑलरेडी जूते थे ही, लेकिन उन्होंने ढेर सारे जूतों के ऑर्डर इसलिए दे दिए थे क्योंकि उनको लगता था कि ये गरीबी में हैं, इनके पास उतने ऑर्डर नहीं आ रहे और इतने टैलेंटेड, इतने अच्छे जूते बनाने वाले होकर भी इनके पास ग्राहकों की कमी है, तो चलो मैं ही काफी सारे ऑर्डर दे देता हूं, कम से कम कुछ तो इनको पैसों की आमदनी हो जाएगी। क्या उन्हें वाकई जूतों की जरूरत थी, तो जवाब है नहीं, उन्हें उतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जूते थे। लेकिन उनकी मदद करने के लिए, मिस्टर जेसलर की मदद करने के लिए उन्होंने कई सारे जोड़ी जूतों के ऑर्डर दिए थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि हाउ डिड द जेसलर्स सर्व देयर कस्टमर्स। जेसलर्स अपने कस्टमर्स को, अपने ग्राहकों को कैसे सेवा देते थे, किस प्रकार सेवा देते थे। तो जवाब ये रहा, Once he received an order for a shoe, जब भी उनको किसी शू के लिए ऑर्डर मिलता था, जूते के लिए ऑर्डर मिलता था, जेसलर वुड बी लॉस्ट इन मेकिंग ऑफ इट। तो जेसलर साहब उसको बनाने में बिल्कुल खो जाते थे, मतलब अपना परफेक्ट देने के प्रति, उसके प्रति खो जाते थे।
He would ask the customer to come back the next day. वो कस्टमर को कहते थे कि आप अगले दिन आ जाना, और सो या उसके अगले दिन आ जाना, मतलब एक दो दिन में ही वो उनको बुलाते थे. एंड वुड डिसअपियर इनटू हिज रूम अपस्टेयर, और वो अपने कमरे में जो उनका शायद कारखाना टाइप का बना रखा होगा उन्होंने, वो उसमें चले जाते थे और उसमें इतना खो जाते थे कि एक दिन दो दिन बिना खाए पिए लगातार जूते बनाने में वो जुटे रहते थे. इफ जेसलर हैड टू मेक ए न्यू मॉडल ऑफ शू, यदि मिस्टर जेसलर को कोई नया मॉडल शू का कोई नया वैरायटी बनाना होता था, he would observe the model for long and take precise measurement by drawing and redrawing. तो उस मॉडल को बनाने के लिए बहुत ही उसके ऊपर जांच पड़ताल करते थे, छानबीन करते थे, एक एक पहलू को देखते थे और ड्राइंग बहुत सारे बनाते थे कि कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, जूतों की शक्ल कैसी होनी चाहिए, आगे कैसा होगा पीछे भाग कैसा होगा, बार बार ड्राइंग वगैरह भी उसकी बनाते थे. He would not fail to scold the customer for having ruined a wonderful shoe due to carelessness. और वो कस्टमर्स को फटकार भी लगा देते थे यदि कस्टमर्स उनके बनाए हुए जूतों का ढंग से रख रखाव नहीं करते थे, और उनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से अगर जूते खराब हो जाते थे तो वो कस्टमर्स को झाड़ भी देते थे, गुस्सा भी करते थे कस्टमर्स पर, कितनी मेहनत से इतनी खूबसूरत मॉडल के जूते उन्होंने बनाए और कस्टमर ने उनको भिगा दिया या फिर खराब कर दिया. कहने का मतलब यह है कि बहुत ही ज्यादा जी जान लगा के, टोटली डिवोट होके, कार्य के प्रति समर्पित होके वो ग्राहकों को सेवा देते थे. 7वां नंबर प्रश्न बड़ा ही अच्छा प्रश्न, देखिए कि हाउ आर द जेसलर डिफरेंट फ्रॉम अदर बिजनेसमैन. जेसलर्स जो थे वो दूसरे बिजनेसमैन से भिन्न कैसे थे, दूसरे जो बिजनेस करने वाले थे या दूसरे जो दुकानदार थे उनसे अलग कैसे थे. तो जवाब देखिए कि ही वॉज इवन रेडी टू पे द मनी बैक. जो जेसलर थे या जेसलर्स थे वो पैसा भी वापस देने को तैयार रहते थे. बताइए, एक तो सामान बनाया, अपनी पूंजी लगाई, आपको वस्तु दिया, आपको पसंद नहीं आया या कुछ गड़बड़ हो गई, वो उसको वापस लेकर के पूरे पैसे देने को भी तैयार रहते थे. Probably it was out of sympathy for their shoes. लेखक का मानना है कि संभवतः ये ऐसा होता था क्योंकि उनको जूतों के प्रति सिंपैथी थी, सहानुभूति थी. Not to restore his goodwill in the industry. वो ऐसा इसलिए नहीं करते थे कि उनकी साख खराब हो जाएगी, उनकी पूंछ खराब हो जाएगी. That he agreed to look at the shoes. वो इसीलिए सिंपैथी की वजह से जूतों के प्रति जो इतना मेहनत करते थे तो उनसे लगाव हो जाता था. उन जूतों के लगाव के प्रति उनको लगता था कि ये खराब कैसे बन गया, छोड़ो इसको, लाओ मैं रखता हूं मैं इसे और ठीक ठाक बाद में करता रहूंगा. इसलिए वो जूतों के पैसे वापस करने तक को तैयार हो जाते थे. मतलब न सिर्फ वो अपना काम के प्रति समर्पित थे, अगर काम में कोई त्रुटि निकले तो उस काम का पूरा हर्जाना भी भुगतने को तैयार थे. ऐसा दूसरे बिजनेसमैन नहीं करते थे, लेकिन ये करने को तैयार थे. इसी वजह से ये दूसरे बिजनेसमैन से अलग थे. एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि व्हाई डज द नैरेटर से दैट गोइंग इनटू जेसलर्स शॉप इज लाइक गोइंग इनटू अ चर्च. नैरेटर ने ये क्यों कहा है, कहानीकार ने ये क्यों कहा है कि जेसलर के दुकान में जाने का मतलब ऐसा ही होता था जैसे कि आप चर्च में जा रहे हो. चर्च जैसे हम मान लीजिए सपोज मैं हिंदू हूं तो मेरे लिए जो भूमिका मंदिर की है वैसे क्रिश्चियंस के लिए चर्च होता है, मतलब टेंपल हुआ एक तरह का. तो जैसे आप वहां जाते हैं तो कैसे मन से सारे विकार निकाल देते हैं और एकदम भगवान के प्रति समर्पित होकर के ऐसा लगता है कि वहां पे कोई शक्तियां मौजूद हैं. इंसान एकदम अगर दुखी मन से जाता है तो उसे कुछ वहां से मिलता है इंस्पिरेशन, वो खुश हो जाता है. तो एकदम ऐसा ही मंदिर में जा रहे हैं ऐसा क्यों लगता था जेसलर शॉप में जाने पर, लेखक को ऐसा क्यों लगता था कि वो चर्च जा रहे हैं, किसी दुकान पे नहीं जा रहे हैं. तो जवाब देखिए, द नैरेटर कंपेयर्स जेसलर शॉप विद द चर्च फॉर द पीस ऑफ माइंड वन फील्स इनसाइड इट. उन्होंने जेसलर्स के दुकान को चर्च से इसलिए कंपेयर किया है क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि जो दिमाग की शांति होती है, जो मन की शांति इंसान को मंदिर में प्राप्त होती है, वही मन की शांति प्राप्त होती थी जेसलर्स के दुकान पर. जिस तरह भगवान के पास जाते हैं आपको सुकून मिलता है, लगता है कि मेरा दुख अब दूर हो जाएगा, समस्या खत्म हो गई, वैसा ही मन की शांति जेसलर्स के दुकान पर मिलती थी उनको जाने से. Going into any shop is not like going into any shop. उनके दुकान में जाने का मतलब किसी और दुकान में जाने जैसा नहीं होता था. It is like going into a church. ऐसा लगता था कि जैसे कोई चर्च में जा रहा हो. Once inside, एक बार अंदर जाने पर the customer has to sit on a wooden chair like inside a church. और उनके दुकान में जाने पर कोई बहुत महंगा सोफा या गद्देदार चीजें नहीं लगी हुई थी, उस पे एक लकड़ी की कुर्सी पर ही बैठना पड़ता था जैसे कि चर्चेज में होता है. चर्च में लकड़ियों की कुर्सियां लंबी लंबी लगी रहती हैं, उन पे जाके बैठते हैं लोग और उस पे जाकर के ही प्रे वगैरह करते हैं. वैसा ही उनको भी फीलिंग आती थी कि एक तो शांति वैसी मिलती थी जैसे चर्च में शांति होती है, मन की शांति मिलती थी, और जिस तरह चर्च में लकड़ियों की कुर्सियां बनी होती है बैठने के लिए, सेम उनके यहाँ भी वही व्यवस्था थी. इसलिए नैरेटर को यह लगता था कि वो किसी दुकान में नहीं जा रहा है बल्कि
चर्च में जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाउ डिड जॉन गैल्सवर्दी कम इन टच विद जेसलर्स ब्रदर? जेसलर्स बंधुओं से किस प्रकार जॉन गैल्सवर्दी साहब संपर्क में आए? तो जवाब है, द राइटर जॉन गैल्सवर्दी न्यू जेसलर्स ब्रदर सिंस ही वाज वेरी यंग। जब वो बहुत छोटे थे जॉन गैल्सवर्दी साहब, तब से वो जेसलर्स ब्रदर्स को जानते थे। बिकॉज हिज फादर यूज्ड टू ऑर्डर बूट्स फ्रॉम देम, क्योंकि उनके पिताजी भी उनसे जूते अपने बनवाया करते थे। लेखक के जो पिता थे वो भी उन्हीं से जूते बनवाते थे, तो ये इनके साथ जाया करते होंगे, इसलिए ये बचपन से उनको देखते थे और बचपन से ही उन्हें जानते थे। जॉन यूजुअली ऑर्डर्ड हिज बूट्स फ्रॉम हिम टू, और जॉन गैल्सवर्दी साहब भी अपने जूते उन्हीं से बनवाया करते थे। And he always thought that the boots were strange but extremely good. और उनको हमेशा लगता था कि जो जूते हैं बड़े अजीब हैं लेकिन काफी अच्छे हैं। So that's why he admired the maker. और इसलिए वो हमेशा उनकी प्रशंसा करते थे। किनकी? जेसलर्स बंधु की। कि न सिर्फ उनके जूते नए होते हैं, अनोखे होते हैं, बल्कि बहुत ही शानदार मटेरियल के होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं, इसलिए वो हमेशा उनकी प्रशंसा करते थे। तो सवाल था कि कैसे वो उनके संपर्क में आए थे, तो जवाब है अपने पिता की वजह से। उनके पिताजी भी पहले उनसे जूते बनवाया करते थे, तो बचपन से देखते देखते इन्होंने भी उनसे जूते बनवाने शुरू कर दिए और इस प्रकार वो जेसलर बंधुओं के संपर्क में आ गए। 10वां और आखिरी नंबर प्रश्न जो मैंने इस वीडियो में रखा है वो ये है कि ऑन वन ओकेजन द शू मेकर ऑफर्ड टू टेक बैक द नैरेटर्स शूज। एक बार एक अवसर पर जो जेसलर्स हैं वो या मिस्टर जेसलर ने नैरेटर का यानी कहानीकार का जूता वापस लेने के लिए ऑफर किया उनको। Why did he do so? उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने क्यों कहा कि ठीक है मुझे जूते वापस कर देना? जवाब है, द नैरेटर टोल्ड जेसलर दैट द पेयर ऑफ टाउन वॉकिंग बूट्स क्रीक्ड। उन्होंने बताया था कि जो उन्होंने टाउन में चलने वाले जूते लिए थे वो जूते क्रीक करते हैं, मचमचाने की आवाज करते हैं, चरमराने की आवाज करते हैं। The shoemaker said that they shouldn't have done so. और जो हमारे मिस्टर जेसलर हैं उन्होंने कहा कि हो ही नहीं सकता है कि ऐसा होता हो। He however offered to take them back if he could do nothing to them because he thought it would be a reflection on his professional skill. उनको लगा कि ठीक है मैं जूते को वापस मंगवा लेता हूं, क्योंकि अगर मैं उसे रिपेयर नहीं कर पाया तो मैं पैसे दे दूंगा, नहीं तो उनके प्रोफेशनल स्किल पर बट्टा लग जाएगा। लोगों को उनके काम का जो लोगों के मन में बैठा है कि वो जबरदस्त काम करते हैं, उस काम का वैल्यू खराब हो जाएगा, इसलिए उन्होंने जूते वापस लाने का ऑफर भी नैरेटर को दे दिया था। So these were few probable questions for Bihar Board Class 10th Examination 2021. ये सब कुछ प्रश्न जो अभी आपके बीच में आए, ये वो प्रश्न हैं जिनके चांसेस हैं बिहार बोर्ड की होने वाली 2021 की परीक्षा में आने की। इनमें से एक आध दो क्वेश्चन या पैसेज देकर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और अगर आप इनमें से चीजों को समझ चुके हैं तो अपनी भी भाषा में लिख करके आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरा छोटा सा प्रयास था आप तक क्वालिटी चैप्टर की सारी बारीकियों का लाने का। अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी, समझ में आई, तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाले सारे चैप्टर्स, सारे सिलेबस की वीडियोस ऑनलाइन क्लासेस के रूप में मौजूद हो और आप इसे देख करके, पढ़ करके ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करके परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। इसी उम्मीद के साथ मैं लेता हूं आज आपसे विदा। मिलते हैं अगले क्लास में नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।